हमारे मोहल्ले में एक अपाहिज लड़का अपनी खूबसूरत बहन के साथ रहता था। आज तक किसी भी इंसान ने उस लड़की को बाहर निकलते नहीं देखा था और ना ही मैंने देखा था। मोहल्ले के लोग कभी कभार उसको बाहर निकलते देख लेते थे, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए थे। मोहल्ले के सभी लोगों को उसकी खूबसूरत आंखों के पीछे छिपे चेहरे को देखने का बहुत उत्सुकता थी। ऐसे ही मेरे दिल में भी बहुत उत्सुकता थी कि मैं उस लड़की का चेहरा देखूं। वह लड़की जब भी घर से बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर मास्क होता था, सिर्फ आंखें ही बाहर दिखाई देती थी। मैं उनके मोहल्ले में बराबर वाले घर में ही रहता था। मेरी बहन अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी, लेकिन वह बताती थी कि उसने भी अभी तक उस लड़की को नहीं देखा है। यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि भला लड़की को लड़के से पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बहन तो एक लड़की ही थी, और जब उनसे मिलने उनके घर जाती थी तो वह लड़की मेरी बहन के सामने भी नहीं आती थी। मेरी बहन ने बताया कि जब वह लड़की मेरे सामने आती है तो उस समय भी उसके चेहरे पर मास्क ही होता है। बिना मास्क के वह किसी से बात नहीं करती थी। वह उस लड़की का भाई है। वह ठीक तरह से चल भी नहीं पाता था। उन दोनों बहन भाई के अलावा उनके घर में कोई नहीं था, ना उस लड़की की माँ, ना बाप, ना कोई दूसरा बहन भाई। वो लड़का अकेले ही काम पर आते जाते नजर आता था। वह लड़का ठीक से चल फिर नहीं पाता था, व्हील चेयर पर बैठकर चलता था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसकी मदद करना चाहिए कि अपाहिज है, तो उसने बहुत ही प्यार से उन सबको मना कर दिया। उसकी यह खुददारी लोगों में बहुत मशहूर थी और लोग उसके साथ बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे। इस वजह से मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। उसकी बहन भी इस मामले में खुददार थी। कभी भी उसको दरवाजे पर खड़े होते नहीं देखा था, जबकि मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां शाम होने के बाद अपने अपने दरवाजे पर टिक जाती थी और आपस में बातें करती रहती थी, या फिर छत पर चली जाती और एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो जाती थी। मेरी बहन भी खुद यही हरकत करती थी, तो मैं उसको डांट कर अंदर भेज देता था। लेकिन फिर भी मुझे आग बचाकर वह यह हरकतें जरूर करती थी, लेकिन मुझे यह बातें बहुत बुरी लगती थी। एक दिन मैं ऐसे ही फ्री था, घर जल्दी आ गया था और खाना वगैरह खाकर घर में लेटा टीवी देख रहा था कि अचानक हमारे घर की लाइट चली गई और गर्मी ने मुझे एकदम ही बेचैन कर दिया। खाना खाने के बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अभी गर्मियाँ भी अपनी चरम पर थी। जून का महीना चल रहा था। इस वजह से मैं परेशान होकर बाहर निकल आया। बाहर देखा तो गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं भी अपने समय का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता था। क्रिकेट से एक अलग ही इश्क था। मैं कभी भी कोई क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता था और सारे मैच जरूर देखा था। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता तो उस दिन तो मेरे कान में सिवाय टीवी की आवाज़ के कोई और आवाज़ आती ही नहीं थी। एकदम ही मेरे दिल में उमंग हुई, मैं भी उन लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलूं। मैं बच्चों के पास गया और कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उन लोगों ने पहले तो बहुत बुरे बुरे मुंह बनाए और मुझे इनकार कर दिया। कहने लगे हम इतने बड़े लोगों को नहीं खिलाते। लेकिन मेरी आग दिखाने पर और फिर बाद में थोड़ा प्यार से समझाने पर वह बच्चे मान गए और मुझे भी अपने साथ खिलाने पर राजी हो गए। मैं बैट थामकर खड़ा हो गया और एक बच्चे ने बॉल कराई तो मैं फुल जान से एक शॉट मारा और बॉल काफ़ी दूर तक गई। सारे बच्चे और भी मुंह बनाने लगे, क्योंकि शॉट काफ़ी जोर से लग गया था और बॉल भी काफ़ी दूर चली गई थी। एक बच्चा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, अगर आपने अब दोबारा इतनी ज़ोर से शॉट मारा तो हम आपको नहीं खिलाएंगे और यह हमारा फाइनल फैसला होगा। मैं यह बोलकर वहाँ से गया और बॉल लेकर आया। मैंने एक बार फिर अपनी पोजीशन संभाली और शॉट मारा, लेकिन इस बार मैं सीधा करने की बजाय बैट को थोड़ा घुमाकर मारा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था अच्छा भला टाइम पास करने का यह जरिया मेरे हाथ से चला जाए। मैंने बैट को घुमा दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। बॉल दीवार से लगकर हमारे पड़ोसी के घर की छत पर चली गई और यह घर किसी और का नहीं बल्कि उसी जवान खूबसूरत लड़की का था, जिसे मोहल्ले में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था और ना वह किसी से बात करती थी। और यह समय ऐसा था कि इस वक्त शायद वो लड़का भी घर पर होता था। मुझे अब टेंशन होने लगी थी, क्योंकि सारे बच्चे अब मुझे घूर कर देख रहे थे और एक शोर सा मचा कर दिया था। कहने लगे कि अब आपको ही बॉल लेकर आनी होगी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए मासूम सा मुंह बनाया। कहने लगा, यार तुम सब मैनेज कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझी, लेकिन वह बच्चे कुछ ज़्यादा ही तेज थे। उन्होंने मेरे चारों तरफ घेरा सा बना लिया और गुस्से से कहने लगे, अगर आप यहाँ से गए तो हम लोग आपके साथ बहुत बुरा करेंगे।
आप बाइक खड़ी करके जाएंगे, उसका हम रोज़ पेट्रोल निकाल दिया करेंगे, आपकी बाइक की टायर की हवा निकाल देंगे और आपके घर का रसोई गैस का जो मीटर है उसका स्विच भी बंद करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी बाइक और गैस का मीटर सही सलामत रहे तो आपका हक में यही भलाई है कि आप अपनी छत से होते हुए उस वाली छत पर जाए और हमारे बॉल लेकर आए। मैंने खूंखार निगाहों से उन छोटे छोटे चूजों को घूरा जो मुझ पर धौंस जमा रहे थे, लेकिन मैं जानता था अगर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी, बॉल लाकर नहीं दी, तो यह लोग मेरी बाइक का सत्यानाश कर देंगे और साथ ही हमारी रसोई गैस के मीटर का भी। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी छत पर जाने लगा। ना जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, दिल में अजीब अजीब से डर आ रहे थे। पता नहीं वह लड़की इस वक्त क्या कर रही होगी। अगर उनमें से किसी एक की भी नज़र मुझ पर पड़ गई तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहीं मुझे देखकर वह शोर न मचा दे। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं यही सारी बातें सोचता हुआ छत पर जा पहुंचा था। मैंने एक बार फिर से भगवान का नाम लिया और उस छत पर दबे पांव उतर आया। वहाँ पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, सारे लोग नीचे मौजूद थे। उन लोगों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं आराम से छत से बॉल उठाई और मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन अचानक ही मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जिसने मेरे कदम एकदम से रोक दिए थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। यह आवाज़ सुनकर मैं एकदम ही अपने कदम छत की रेलिंग की तरफ मोड़े और नीचे झांकने लगा। यहाँ से उनका पूरा बरामदा नजर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो रही थी और सामने का जो मंजर दिखाई दे रहा था मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों को मसल मसल कर देखा था, लेकिन सामने का मंजर बदला नहीं था। वह अपाहिज लड़का अपनी ही सगी बहन के साथ बैठा यह सब क्या कर रहा था। मेरी आंखें पत्थर की हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि वह सगा अपाहिज भाई अपनी सगी जवान खूबसूरत बहन के साथ ऐसा काम कर रहा था जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। मेरा शरीर पत्थर बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया हो। कोई सगा भाई अपनी बहन के साथ यह हरकत कैसे कर सकता था, सोचकर ही मुझे घिन आने लगी थी, क्योंकि वह अपाहिज आदमी अपनी बहन के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी की 24 बहारें देख ली थी और मैंने यहाँ तमाम उम्र अपने मोहल्ले में ही गुजारी थी। पैदा भी यही हुआ था, यहीं पर खेलते खेलते जवान हो गया था। मेरे यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छी हाय हेलो थी। हम यहाँ के तमाम लोगों को जानते थे। एक दूसरे में काफ़ी प्यार मोहब्बत थी। हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मोहल्ले के सारे लोग मेरे परिवार को भी बहुत अच्छे से जानते थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब मैं काम पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहन थी। मेरा दूसरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने बाप के साथ ही उनकी दुकान पर जाया करता था। हमारे मोहल्ले में सब लोग बहुत ही इज्जतदार लोग थे। सबकी बहन बेटियां थी और कोई भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। ना ही किसी के घर का लड़का बाहर गली में बैठता था। मोहल्ले की लड़कियों को सभी लड़के इज्जत और सम्मान की नज़र से देखा करते थे। कभी उन्हें गंदी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले का जो नियम कानून थे बहुत ही सख्त और अच्छे थे। इसी वजह से हमारे मोहल्ले की तमाम बहू बेटियां बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। हाँ, शाम के समय सारी लड़कियां, यहाँ तक कि मेरी बहन भी दरवाजे पर खड़ी होकर बस आपस में ही बातें करती थी। लड़कों से नयन मटका हमारे यहाँ मोहल्ले की लड़कियां नहीं करती थी। मुझे तो लड़कियों का भी आपस में बातचीत करना पसंद नहीं था। मैं अपनी बहन को हमेशा ही इस बात के लिए मना करता था और टोकता था कि तुम ऐसा मत किया करो, यह चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो अपने दोस्तों को घर चली जाया करो, लेकिन यूँ दरवाजे पे खड़े होकर या छत पे खड़े होकर इशारेबाजी मत किया करो। मुझे यह बातें पसंद नहीं हैं। लेकिन वह बच्ची थी और आग बचाकर मुझे वह यह हरकतें जरूर करती थी। लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चलता तो मैंने उसको बहुत डांटा था कि तुमने यह हरकत क्यों की, तुम्हें यहाँ नहीं करना चाहिए था। यह इज्जतदार लड़कियों को शोभा नहीं देता। अक्सर मैं अपने मोहल्ले की उस लड़की के बारे में जरूर अपनी बहन को मिसाल देता था कि वह भी तो लड़की है, लेकिन कभी दरवाजे पे खड़ी नहीं होती है। और उन लोगों को भी हमारे इसी मोहल्ले में रहते हुए काफ़ी समय गुजर चुका था, लेकिन आज तक उनका चेहरा भी किसी अजनबी इंसान नहीं देखा था। अगर वह कभी बाहर जाती है तो बहुत ही ढंग के कपड़े पहन कर जाती है और चेहरे पर भी मास्क होता है। किसी ने आज तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। उसकी आंखों हाथों से महसूस होता था वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मास्क लगाने के बाद
उसके चेहरे का जो हिस्सा बच जाता था और हाथों को देखकर महसूस होता था कि उसका रंग बहुत ही गोरा है, दूध की तरह सफ़ेद। और जब मैं अपनी बहन को समझाता कि तुम उस लड़की से कुछ सीखो, कितनी सभ्य और संस्कारी लड़की है, मेरी बहन मेरी नसीहतों को कभी कभी सर झुकाकर सुन लेती है। और कभी कभी जब मैं उसको ज़्यादा ही डांट देता था और उस लड़की की मिसाल देता तो वह चिढ़ जाती थी। यह तो एक नेचुरल सी बात है कि किसी भी लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ की जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही मेरी बहन के साथ होता था। कभी कभार तो मैं उसकी इस बात को हंसकर टाल देता और कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आता था। मेरी माँ मुझे यही कहती थी कि वह छोटी है, उसकी सारी सहेलियाँ ऐसी मोहल्ले में रहती हैं, उनसे ही बातें करती हैं। लेकिन मुझे पसंद नहीं था। मैंने माँ से भी कहा तो इसे समझाओ कि अपनी सहेलियों के घर चली जाया करे या उन्हें अपने घर बुला लिया करे, लेकिन इस तरह छत पर खड़े होकर इशारेबाजी ना किया करे। मैं अपनी माँ के सामने भी उस लड़की की चर्चा लेकर बैठ जाता तो मेरी माँ कहती, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। हाँ, मैं मानती हूँ उस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा, बहुत ही सभ्य संस्कारी बच्ची है, लेकिन आज के ज़माने में जिस तरह से वह रहती है ऐसा कोई नहीं रह सकता। उस लड़की की खुददारी भी पूरे मोहल्ले में फैली हुई है और उसका भाई एक अपाहिज है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपनी मर्यादा फैलाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि खुद को सेच सेच कर रखती थी। मोहल्ले के सभी लोगों को उसकी आदतें पसंद है, लेकिन इसका यहाँ मतलब नहीं कि मोहल्ले की हर लड़की उनके रंग में रंग जाएगी। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाता। कभी कभी मेरा दिल में भी उमंग आती कि मैं उस लड़की का चेहरा जरूर देखूं। ऐसे ही एक दिन शॉप पर काम करने की वजह से पापा ने मुझे घर जल्दी भेज दिया था कि मैं खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर आराम कर लूं और फिर वापस शाम तक दुकान पर आ जाऊं। वैसे तो मैं ज़्यादातर घर नहीं आता था क्योंकि मुझे काम करना ज़्यादा पसंद था, फ्री रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही कम था, इस वजह से मैं घर आने में ही भलाई जानी। घर जाने के बाद मैं खाना वगैरह खाया और अब मैं सुकून से बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा यह सुकून बिजली विभाग वालों को पसंद नहीं आया और उन्होंने फौरन ही मेरे सुकून को बर्बाद करते हुए लाइट बंद कर दी थी। लाइट बंद हो जाने की वजह से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हम मिडिल क्लास घराने से संबंध रखते थे, हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह भी नहीं था। लाइट के जाते ही पंखा बंद हो गया और फिर गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। गर्मी की वजह से मैं एक पल भी घर में बैठ नहीं पाया था। परेशान होकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैं बच्चों को बैट बॉल खेलते देखा तो बचपन से दबी मेरे अंदर क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश मचलने लगी थी। इसी वजह से मैं उन बच्चों से कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। पहले तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जिद करने के बाद वह लोग राजी हो गए। इस वजह से मैं ज़बरदस्ती फर्स्ट बैटिंग उन लोगों से ले ली। मेरी पहले तो बॉल बहुत दूर गई थी, दूसरी बार उन लोगों ने मुझे वार्न कर दिया कि अगर बहुत ज़्यादा दूर गई तो हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। इस वजह से दूसरी दफ़ा जब मैंने शॉट मारा तो बैट थोड़ा घुमा दिया था और बॉल दीवार से लेकर ऐसी उछली कि बराबर वालों की छत पर चली गई, यानी हमारे घर के बराबर में जो वह जवान खूबसूरत लड़की का घर था उनकी छत पर चली गई। यह सब कुछ देखकर मैं तो वहाँ से खिसक जाना चाहता था। मुझे पता था यह शैतान बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और मेरे सोचने से ठीक अनुसार उन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे धमकी देने लगे। मैंने तो उन लोगों को पैसे भी देना चाहे कि तुम लोग जाकर नई बॉल ले आओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगे हमें अपनी वही बॉल चाहिए। मुझे मजबूरन छत पर आना पड़ा और दीवार फान कर उनकी छत पर उतर आया। मेरे दिल में डर भी आ रहा था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले और मुझ पर कोई गलत इल्ज़ाम न लगा दे, क्योंकि इस तरह शरीफ लड़की की छत पर आना, वह भी शाम के समय, बड़ा ही अजीब लग रहा था। अगर मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। मेरे बारे में, मेरे किरदार के बारे में लोग 100 बातें मानते। हो सकता था मेरे घर भी इस बात की शिकायत चली जाती। मेरे पापा तो गुस्से के बहुत ही तेज थे, वह मेरी इस शिकायत पर मेरी हालत ही ख़राब कर देते। यह सारी बातें सोचते हुए मैं छत पर आ गया था। मैंने पूरी छत पर नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे बॉल नज़र नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से मुझे बॉल दिखाई दी थी। उसे उठाकर मैं जैसे ही पलटने लगा, मुझे अजीब सी आवाज़ एक लड़की की आई कि मोबाइल को ठीक से पकड़े, मेरा एक्शन ख़राब हो रहा है। यह बात सुनकर मेरे कदम एकदम ही रुक से गए थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। नीचे तेज आवाज़ में एक मोबाइल पर गाने बज रहे थे
और वह अपाहिज लड़का मोबाइल को ध्यान से पकड़े बैठा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था नीचे यहाँ तमाम चीज क्या हो रही है। उस लड़की के चेहरे पर अब कोई मास्क नहीं था। वहाँ लोग टिकटॉक की वीडियो बना रही थी। वो लड़की सामने खड़ी होकर डांस कर रही थी और वो लड़का उसकी वीडियो बना रहा था। वही लड़की जो बाहर निकलते हुए खुद को छुपा लेती थी, अंदर घर में बेहुदा कपड़े पहने अश्लील गानों पर वीडियो बना रही थी और अपने शरीर को दुनिया के सामने पेश कर रही थी। वो लड़की वीडियो बना रही थी और वह लड़का मोबाइल हाथ में पड़े वीडियो शूट कर रहा था। साथ ही साथ लड़की के शरीर के कपड़े ठीक कर रहा था, यानी कि उसकी खूबसूरती को और भी उभारने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे सर पर तो पहाड़ टूट पड़े थे। भला कोई भाई अपनी बहन की ऐसी वीडियो कैसे बना सकता है। कहा मैं अपनी बहन को बाहर दरवाजे पर आने के लिए मना करता था और कहा यह लड़की जो घर के अंदर बैठी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी और उन सब में उसका खुददार भाई भी साथ दे रहा था। वीडियो बनाते बनाते उस लड़की की नज़र ऊपर की तरफ पड़ी। मैं उन लोगों को बहुत गौर से देख रहा था। उसने ऊपर देखा तो एकदम से हड़बड़ा गई। कहने लगी, आकाश ऊपर देखो, कोई लड़का खड़ा हुआ है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम पीछे हो गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई भी बात मेरे बारे में बने। मैं फौरन ही उनकी दीवार फाड़ कर अपने घर आ गया और नीचे आकर उन शैतान बच्चों को बॉल देते हुए गुस्सा करने लगा कि दफा हो जाओ, मेरे दरवाजे की तरफ कोई भी नहीं खेलेगा। वह लोग मेरी बात को नज़रअंदाज करके अपने खेल में मग्न हो गए। मैं भी वहाँ से चला गया क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं उस आदमी का सामना करूं जो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा खुददार बनता है लेकिन अंदर अपनी बहन का मुजरा करवा रहा है। आज मुझे अपनी बहन बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि वह कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे कि लोगों के सामने हमारी नाक कटे। अभी मैं अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि वो अपाहिज आदमी अपने घर से निकला था और लंगड़ाकर चलते हुए मेरे पास आ गया और मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, रुक जा रोहन, तुमसे थोड़ी बात करनी है। मेरा दिल वहाँ रुकने को नहीं कर रहा था लेकिन मैं उस इंसान की बात को टाल भी नहीं पाया और थोड़ी देर के लिए बाहर रुक गया। वह मुझे खूंखार नजरों से घूरते हुए बोला, रोहन, मैं तुम्हें एक शरीफ लड़का समझता था जिस वजह से मैं तुमसे बातचीत कर लेता था, लेकिन तुमने जो यहाँ आज हरकत की है ना, मेरा बस नहीं चल रहा। मैं तुम्हारे बाप के पास जाऊँ और तुम्हारी शिकायत कर दो। मेरा भी गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। जिन लोगों को मैं इतना शरीफ समझ रहा था, जिनकी इज्जत करते हुए मैं नहीं थकता था, जिनकी मिसालें मैं अपने घर में देता था, वह लोग इस तरीके से रहते थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा कि तुम और तुम्हारी बहन जो गंदा खेल अपने घर में चला रहे हो, हमारी बहन बेटियों को भी खराब करोगे। तुम्हें जिसको भी बताना है जाकर बता दो, बल्कि मैं यहाँ काम खुद करूँगा कि सारे लोगों में बिठाकर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊँगा कि तुम्हारी बहन मोबाइल के सामने खड़ी होकर कैसे बेहुदा कपड़े पहनकर बेहुदा डांस करती है और तुम खुद अपनी बहन की वीडियो बनाते हो। वहाँ मेरी बात सुनकर घबरा गया और मेरे कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम मेरे घर में झांकते हो और ऊपर से मुझ पर धौंस जमा रहे हो। हम जो भी करें अपनी चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं। तुम कौन होते हो हमारे मामलों में दखल अंदाजी करने वाले, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो वह लड़की वाला घर है। उसके बावजूद तुम हमारी छत पर आए और हमारे घर में झांक रहे थे। आने दो तुम्हारे बाप को, मैं तुम्हारी बात करूँगा। मैंने कहा, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वह लड़की वाला घर है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि वह लड़की वाला घर है और वहाँ पर ऐसे काम नहीं होते। इसके बावजूद तुम अपनी बहन के साथ यह हरकतें करते हो। मैं उनकी तरह देखकर गुस्से से कहा, और आप जो यह बार बार एक बात बोल रहे हैं ना कि मेरे बाप को बताएंगे, मेरे बाप को बताएंगे, आपका जिसको दिल चाहे बता देना। उसके बाद मैं यह बात सब लोगों में फैला दूंगा कि आप अपनी बहन के साथ गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं। जो तुमने और तुम्हारी बहन ने शराफत का ढोंग हर तरफ फैलाया हुआ है ना, वह सब एक एक करके खोलकर सबके सामने आ जाएगा। अगर आपने मेरे पापा से कोई भी गलत बात करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को बदनाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वह आदमी घबरा गया। कहने लगा, तुम बार बार बहन भाई बोल बोल कर इस रिश्ते को गाली मत दो। इस रिश्ते की पवित्रता को खत्म मत करो। वह मेरी बहन नहीं है बल्कि मेरी पत्नी है। यह सुनकर तो मुझे लगा कि सच में मेरे सर पर आसमान गिराओ। मैंने कहा, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला कि वह तुम्हारी बहन है? इस बार उसकी आंखों में आंसू झील मिलने लगे।
कहने लगे, मेरी मजबूरी थी। हमारे घर वाले इस शादी से राजी नहीं थे। हमने घर से भागकर शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी एक टांग खराब हो गई। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इससे पहले हम जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ के लोगों ने मेरी पत्नी का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमारा कोई सहारा नहीं है और ऊपर से मैं अपाहिज हूँ। वह मेरी पत्नी पर गलत नज़र रखते थे और जब वह कहती कि मैं अपने पति को बता दूंगी, तो वह लोग कहते कि तुम्हारा अपाहिज पति क्या कर लेगा। इस मोहल्ले के बारे में मैंने काफ़ी बातें सुनी थी कि काफ़ी सभ्य संस्कारी लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस मोहल्ले में आकर रहने लगे। लेकिन हम पहले से डरे हुए थे, इसलिए हमने अपने असली रिश्ते को छुपाकर भाई बहन के रिश्ते का नाम दे दिया। सोचा था अपनी ही दुनिया में रहेंगे, किसी से ज़्यादा मेल जोल नहीं बनाएंगे और इस तरह हमारा घर चलता रहेगा। देखो, तुम किसी से कुछ मत कहना, हम जो भी कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। हमारे पास रोजी रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं है और फिर हम जो भी कर रहे हैं वह अपने घर में 4 दीवारी के अंदर बैठकर कर रहे हैं। तुम मेरे और मेरी मासूम पत्नी के बारे में मोहल्ले में कुछ भी गलत नहीं बोलोगे। मैंने कहा, क्या मतलब है आपकी बातों का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी पत्नी वीडियो बना रही थी और उसमें नाच रही थी और आप बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मैं एक अपाहिज इंसान हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा ख्याल रखने वाली मेरी सिर्फ पत्नी ही है जो मेरे घर का चूल्हा चला रही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम देखते हो ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाता हूँ और घर का राशन और सब्जी वगैरह लाकर देता हूँ। बाकी मैं सारा दिन घर के अंदर रहता हूँ। मेरी पत्नी कोई मुजरा नहीं कर रही थी, वह टिकटॉक की वीडियो बना रही थी जिससे हम लोग पैसा कमाकर हमारे घर का चूल्हा चलाते हैं। कहने लगा, मेरी पत्नी ने एक चैनल बना रखा है जिस पर वह अपनी डांस की वीडियो डालती है, जिससे कुछ पैसे आते हैं और हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मेरी पत्नी लोगों के सामने खुद को छुपा कर जाती है जिससे कि लोग उसे पहचान ना सके। यह हमारी मजबूरी है। अगर हम यहाँ काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैंने कहा, वह बात तो ठीक है, लेकिन आप मर्यादा में रहकर भी वीडियो बना सकते हैं। जिस तरह की वीडियो आप अपनी पत्नी से बनवाते हैं वह बहुत ही शर्मनाक है। मेरी यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कहने लगा कि हमने शुरू में मर्यादा में रहकर ही वीडियो बनाई थी, लेकिन कोई भी वीडियो को देखना पसंद नहीं करता था और जब मर्यादा से गिरकर वीडियो बनाने शुरू करे तो लोग के कमेंट आने लगे और वीडियो को वायरल होने लगी। पहले जो लोग साफ सुथरी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते थे, वह अब ऐसी बोल्ड वीडियो को बहुत देखते हैं और व्यूज़ भी काफ़ी आते हैं, लेकिन कमेंट्स भी आते हैं कि आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं, यह हमारे समाज को गंदा करती है। लेकिन हम भी मजबूर हैं। साफ सुथरी वीडियो बनाई तो कोई नहीं देखता, बोल्ड वीडियो बनाए तो हर कोई देखता है। इस समाज के लोगों का भी समझ नहीं आता। एक तरफ कहते हैं कि साफ सुथरी मर्यादा में रहकर वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ इन वीडियो को कोई देखता भी नहीं है। और अगर शरीर की नुमाइश करके वीडियो बनाई जाए तो इन वीडियो पर भर भर कर लाइक, व्यूज़ और कमेंट आते हैं। आखिर हम जैसे लोग करें तो क्या करें? उस आदमी की बात सुनकर मैं सारी बात समझ गया था। यह तो हमारे समाज का धंधा था। अंदर से वह अश्लील वीडियो ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऊपर से अपनी शराफत का झंडा जरूर लहराते हैं कि ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए जो गंदी वीडियो बनाते हैं। अगर समाज को गंदा करने वाली वीडियो को पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें देखते क्यों हैं? उन्हें लाइक कमेंट्स करके उनके व्यूज़ क्यों बढ़ाते हैं? साफ सुथरी वीडियो को देखें, उन पर कमेंट करें, लाइक करें, लेकिन नहीं, साफ सुथरी वीडियो को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। लाइक और कमेंट करना तो दूर की बात है। आप सोशल मीडिया को खोलकर देख लो, जो भी समाज को गंदा करने वाली वीडियो होती है उन पर भर भर कर लाइक, कमेंट्स और व्यूज़ होते हैं, और जो सभ्य संस्कार से भरी वीडियो होती है उन पर कम से कम व्यूज़ होते हैं। जो लोग अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, धीरे धीरे वह शराफत का चोला उतार कर अपने शरीर को दिखाने लगते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और लोगों की भी मजबूरी होती है। समाज की इस दोहरी सोच पर मुझे अफसोस हुआ था। उस आदमी की तरफ देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी छत पर कोई ताका झाकी करने नहीं गया था, बल्कि वहाँ मेरी बॉल गिर गई थी, वही उठाने गया था।
आपकी पत्नी की आवाज़ सुनी तो यूं ही अचानक नीचे झांका तो यह मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया था। आप निश्चित रहे, मैं आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा। यह बोलकर मैं अपनी बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट करके दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद भी मेरे दिमाग में उस आदमी की बातें चल रही थी और मुझे एहसास हो रहा था हर घर का अपना माहौल होता है, हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती और कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।